Okay, Assalamu alaikum. So this is our second class of the paper which we started yesterday. This is the paper February-March 2023. लास्ट क्लास में भी कवर्ड सेक्शन ए। ठीक है, हम लोगों ने इसका सेक्शन ए कवर कर लिया था पिछली क्लास के अंदर। ठीक है, तो आज जो है हम लोग सेक्शन बी को टारगेट कर रहे होंगे। आ जाए भाई, सेक्शन बी पे चलते हैं। ओके, सेक्शन बी के अंदर आपके पास दो क्वेश्चंस होते हैं और कोई भी एक आपको आंसर करना है। आप देख लें, आपके पास दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको यूज करना है। तो आज जो है हम लोग वो 20 मार्कर क्वेश्चन करेंगे। तो आज शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द यूज ऑफ एयर ट्रेवल लीड्स टू मार्केट फेलियर कॉज्ड बाय नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। द यूज ऑफ एयर ट्रेवल लीड्स टू मार्केट फेलियर कॉज्ड बाय नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। भाई नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है कि नुकसान हो रहा है, मतलब ये जो है ना एयर ट्रेवल को डीमेरिट गुड कह रहा है। With the help of a diagram, assess the extent to which a government can intervene to correct this market failure. 20 मार्क। तो यार पहले तो एक बात मुझे पता चल गई कि अगर तो मैं नॉर्मल मार्केट फेलियर का आंसर लिख रहा होता तो मैं मेरिट गुड्स भी बताता हूँ, उसकी पॉलिसीज भी बताता हूँ, पब्लिक गुड भी बताता हूँ, प्राइवेट गुड भी बताता हूँ, लेकिन वो सब चीज़ें सवाल में नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि इसने सवाल में बोल दिया नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, और इसने बोल दिया कि भाई एयर ट्रेवल को हल करना है, तो एयर ट्रेवल को हल करने की पॉलिसी बताओ। तो एयर ट्रेवल को हल करना है तो या तो आप टैक्स लगा दो, सही है, टैक्स कौन सा लगा दो, स्पेसिफाई कर दो भाई, या तो आप इनडायरेक्ट टैक्स लगा दो, या तो फिर आप क्या कर दो, आप एडवर्टीजमेंट कर दो भाई, लोगों को अवेयरनेस करके दो कि भाई एयर ट्रेवल से ना नुकसान हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सही है, ये दो पॉलिसीज इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है भाई, और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को स्पिल ओवर इफेक्ट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिल ओवर इफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो बिफोर मेकिंग अ डिटेल्ड मार्किंग स्कीम, पहले जरा मुझे आप ये बात बता दें कि 20 मार्क की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो पहला होता है AO1 और AO2, जिसको हम लोग कहते हैं नॉलेज एंड एनालिसिस। इसके 14 मार्क्स हैं। 14 मार्क्स किसके दे रहा है? नॉलेज और एनालिसिस के, जो कि हर बच्चा ले लेता है आउट ऑफ 14 आउट ऑफ 12। असल जहाँ जो बच्चा फंसता है वो फंसता है कंक्लूजन में, लेकिन काम की बात ये है कि कंक्लूजन के बहुत कम मार्क्स है, 6 मार्क है। तो अगर कोई बच्चा जो है ना वो एयर ट्रेवल को डीमेरिट गुड कंसिडर करेंगे क्योंकि इसने नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इकरा बोल दी है। ठीक है, अच्छा, फिर कंक्लूजन के जो है ना वो 6 मार्क है, और नॉलेज और एनालिसिस के 14 मार्क्स हैं। तो 14 मार्क्स हर बच्चा कवर कर लेता है। अगेन 6 मार्क में बहुत प्रॉब्लम होती है सबको। ठीक है, तो आई थिंक मुझे जो है ना वो मार्किंग स्कीम बनाना शुरू कर देनी चाहिए। चले आ जाए, हम लोग इस पेपर की मार्किंग स्कीम बना रहे हैं। आ जाए भाई, चले। दिस इज सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2A। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन करना है, लेकिन हम तो दोनों करेंगे डिस्कस। अच्छा भाई, ये आज ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। पहला पास पेपर में थोड़ा सा स्लो जाऊंगा, अगली बार जो है ना वो क्लास 1 घंटा 15 मिनट की होगी। जब ये पहला पेपर खत्म हो जाएगा तो टाइम बढ़ा दूंगा, ताकि पहला पेपर एक सुकून से करें। ठीक है, तो यार सेक्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 2A कर रहे हैं, मार्केट फेलियर का चैप्टर है। तो यार अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मुझे जरा चैट बॉक्स पे जवाब दे दो कि अगर मुझे जो है ना वो नॉलेज के मार्क्स लेने हैं तो मैं क्या क्या डेफिनेशन दे सकता हूँ। तो सबसे पहले आपने बोला सर आप बता दें कि मार्केट फेलियर क्या होता है। तो आप लोगों को पता है कि मेरी जो मार्किंग स्कीम होती है वो काफ़ी डिटेल्ड होती है और उससे पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाता है आपका। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मार्केट फेलियर कब क्या होता है, तो आपने बोला सर मार्केट फेलियर तब अकर होता है जब फ्रीली फंक्शनिंग मार्केट सोसाइटी के मुताबिक रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं करती। तो मैं इधर लिख देता हूँ, मार्केट फेलियर अकर्स व्हेन फ्रीली फंक्शनिंग मार्केट फेल्स टू एलोकेट रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू। तो इधर लिख दिया मैंने, फेल्स टू एलोकेट resources according to society's point of view, fails to allocate resources according to society's point of view। भाई रिसोर्सेज सोसाइटी के मुताबिक एलोकेट नहीं हो रही, इसका मतलब है कि या तो ओवर एलोकेशन हो रही होगी, या तो क्या हो रही होगी, या तो अंडर एलोकेशन हो रही होगी, जिसकी वजह से सोसाइटी को लॉस होता है। एंड यू रिमेंबर कि उस लॉस को क्या नाम दिया जाता है? यू गाइस रिमेंबर उस लॉस को क्या नाम दिया जाता है? उस लॉस को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? वेलफेयर लॉस। और E2 में आए बेटा, आप बच्चे नहीं, आप AS के क्या वेलफेयर लॉस लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे DWL। DWL बोले तो डेड वेट लॉस। ओके, ठीक है भाई। तो ये सबसे पहले हम लोगों ने नॉलेज का मार्क उठाने के लिए मार्केट फेलियर की डेफिनेशन दे दी। ठीक हो गया भाई, सबसे पहले मार्केट फेलियर की डेफिनेशन दे दी, सही।
फिर आप इसको बताएंगे कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है। फिर आप इसको क्या बताएंगे, फिर आप इसको बता देंगे कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है। इसके बाद आप क्या बताएंगे, इसके बाद आप बताएंगे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है। तो यार नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है, जब किसी गुड की प्रोडक्शन या फिर उस गुड की कंजम्पशन। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है कि जब किसी गुड की प्रोडक्शन या फिर किसी गुड की कंजम्पशन, या फिर या तो किसी गुड की प्रोडक्शन या तो किसी गुड की कंजम्पशन सोसाइटी को ज्यादा कॉस्ट क्रिएट करके दे रही होती है। कॉस्ट टू दी सोसाइटी इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल लिख देता हूँ, ठीक है। कॉस्ट टू सोसाइटी इज ग्रेटर देन कॉस्ट टू इंडिविजुअल। इसका मतलब है कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब है कि कोई गुड की प्रोडक्शन या फिर उस गुड की कंजम्पशन सोसाइटी को ज्यादा नुकसान दे रही है और इंडिविजुअल को कम नुकसान दे रही है। तो इसको कहते हैं हम लोग नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि एक्सटर्नल कॉस्ट ज्यादा है, एक्सटर्नल कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। और एक्सटर्नल कॉस्ट में कौन कौन आ गया, एक तो सोसाइटी जिसके अंदर सब आ गए, थर्ड पार्टी आ गया, कंज्यूमर प्रोड्यूसर सब आ गए। वरना अगर अलग से लिख दूं तो एक्सटर्नल कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। एक तो सोसाइटी के लिए जिसके अंदर कंज्यूमर आ गया, जिसके अंदर प्रोड्यूसर आ गया आपका, और जिसके अंदर आपकी थर्ड पार्टी आ गई। सोशल का वर्ड तो पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है ना, तो इसलिए इसके अंदर तो सब कुछ आ गया, ठीक है। और इसने सिर्फ कॉस्ट की बात करी है ना, तो हम सोशल बेनिफिट नहीं समझाएंगे, हम सिर्फ कॉस्ट समझाएंगे, क्योंकि डीमेरिट गुड तो एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट करता है ना, फायदा तो नहीं होता। सही है। तो अब आप इसके साथ साथ अगर आपको बताना हो तो इट्स टोटली योर चॉइस, ये जरूरी नहीं है, आप इसको सोशल कॉस्ट भी बता सकते हैं कि सोशल कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। तो भाई नॉलेज के मार्क के लिए हमने तीन चीजें देख ली कि हमें मार्केट फेलियर बताना है, हमें नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी बताना है, हमें सोशल कॉस्ट बताना है। और हम एयर ट्रैवल बता देंगे कि भाई एयर ट्रैवल एक डीमेरिट गुड है, ये भी बता सकते हैं, एयर ट्रैवल एज अ डीमेरिट गुड। सही है। तो आपको याद है डीमेरिट गुड क्या होता है, जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होता है क्योंकि वो एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट करता है। तो इसमें यहाँ पे बोला हुआ है डीमेरिट गुड, एयर ट्रैवल भी एक डीमेरिट गुड है क्योंकि उससे सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताओ जरा, अब मुझे इसको काम की चीज बतानी होगी। क्या बतानी होगी अब मुझे इसको बताना होगा सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। सही है, मैं आगे जा रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा अब मैं इसको बताऊंगा कि सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट क्या होता है, डायग्राम के थ्रू पूरा समझा दूंगा, डोंट वरी। तो अब मैं इसको बताऊंगा सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट, डिफाइन सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। तो यार आपको अगर याद हो बच्चों को, तो आपको बताया गया है कि सोशली ऑप्टिमम लेवल वो लेवल होता है जहाँ पे एमएससी और एमएसबी इक्वल होता है। मतलब एडिशनल यूनिट को बनाने की एडिशनल कॉस्ट इसके एडिशनल बेनिफिट के इक्वल होता है। इसको कहते हैं सोशली ऑप्टिमम लेवल, मतलब जब रिसोर्स सोसाइटी के मुताबिक एलोकेट हो रही है। तो मैं इधर लिख देता हूँ रिसोर्सेज एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि आपको याद रहे कि यार ये सोशली ऑप्टिमम लेवल क्या होता है। तो भाई सोशली ऑप्टिमम लेवल क्या है, जब हर गुड को बनाने की एडिशनल कॉस्ट उसके एडिशनल बेनिफिट के इक्वल है, ठीक है। जिधर कोई वेलफेयर लॉस नहीं है, ना तो ओवर एलोकेशन है ना अंडर एलोकेशन। इट मीन्स कि यहाँ पे इफेक्टिव एलोकेशन हो रही है, एफिशिएंट एलोकेशन यूं कह लो। तो सोशली ऑप्टिमम लेवल क्या है, जब रिसोर्सेस आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ना ओवर एलोकेशन ना अंडर एलोकेशन, तो जिसकी वजह से कोई वेलफेयर लॉस भी नहीं है ना कोई डेड वेट लॉस है। पेपर में शॉर्ट फॉर्म्स नॉट अलाउड है, अभी के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ। सर जरा बता दें सोशली ऑप्टिमम लेवल का आपको ग्राफ भी बताना होगा। और देखो अभी आपकी अपनी चॉइस है कि आप ओवर एलोकेशन या अंडर एलोकेशन दोनों बताओ। लेकिन अगर एक होशियार बच्चा होगा ना तो वो सिर्फ ओवर एलोकेशन बताएगा। क्यों? क्योंकि डीमेरिट गुड में ओवर एलोकेशन ही होती है, तो दूसरा वाला बताना फजूल है, टाइम जाया होगा। वैसे तो सीआई के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बस इरेलीवेंट लिख के काट देगा, कोई मार्क्स वार्क्स नहीं कटेंगे अगर ज्यादा भी लिख दोगे तो एक होशियार बच्चा जो है वो सिर्फ ओवर एलोकेशन बताएगा। तो आप इधर देख लें जरा, मैं आपके सामने ग्राफ बना रहा हूँ ताकि आपका ग्राफ रिवाइज हो। देखिए फर्स्ट ग्राफ है हमारा। सबसे पहले आप ऊपर लिख देंगे प्राइस और नीचे आप लिख देंगे क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी किसकी भाई, प्राइस क्वांटिटी किसकी, एयर ट्रैवल की, ठीक है। पेपर में शॉर्ट फॉर्म नॉट अलाउड है, मैं अभी लिख रहा हूँ सिर्फ। ऊपर लिख दिया मैंने प्राइस ऑफ एयर ट्रैवल और नीचे मैंने लिख दिया क्वांटिटी ऑफ एयर ट्रैवल। देख लें पेज आप, ऊपर लिख दिया प्राइस ऑफ एयर ट्रैवल और नीचे लिख दिया क्वांटिटी ऑफ एयर ट्रैवल। सही लिखा है भाई? जरा बचपन से सिखा रहा हूँ, ओ लेवल से ए से A2 में आ गया, अगर अब भी नहीं आ रहा तो खुद से चमाट दे देना अपने मुंह पे। डिमांड कर्व डाउनवर्ड है, सप्लाई कर्व अपवर्ड है, बचपन से सिखा रहा हूँ। सही है, ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड हो गया,
सप्लाई का पॉपट हो गया, जहाँ पे दोनों इक्वल हो गया वो हो गया इक्विलिब्रियम। तो यार डायग्राम के साथ साथ अगर ये समझा दूं तो ये वाले पॉइंट पे, ये इस पॉइंट को कहते हैं सोशली ऑप्टिमम लेवल। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सोशली ऑप्टिमम लेवल। अच्छा यार, आप लोगों ने बोना ली, लेकिन मुझे पता है आप लोगों के दिल में कहीं ना कहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अब हम लोग डिमांड और सप्लाई नहीं लिखते, अब हम लोग लिखते हैं एमएसबी और एमएससी। ठीक है, अब हम लोग डिमांड सप्लाई नहीं लिखते, अब हम लोग एमएसबी और एमएससी लिखते हैं। सर इसके पीछे लॉजिक बताते हैं, कोर्स पढ़ाते वक्त लॉजिक आपको बताइए, लेकिन अभी आपको वापसी बता देता हूँ। कंज्यूमर को बेनिफिट मिलता है और कंज्यूमर डिमांड करता है, इसलिए एमएसबी का लेना देना कंज्यूमर के साथ है। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, इसलिए कॉस्ट का लेना प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के साथ है। और कंज्यूमर का लेना देना कंज्यूमर के साथ है, इसलिए डिमांड कर्व की जगह एमएसबी लिख दिया, सप्लाई कर्व की जगह एमएससी लिख दिया। ओके है सर, ये आपको बता रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर एमएससी और एमएसबी इक्वल है। मतलब ये वो पॉइंट है जिधर एफिशिएंट एलोकेशन हो रही है, जहाँ पे ना ओवर एलोकेशन है ना अंडर एलोकेशन, विच मीन्स के कोई वेलफेयर लॉस भी नहीं है ना कोई डेड वेट लॉस। लेकिन डीमेरिट गुड की ओवर एलोकेशन होती है। तो लेट्स सपोज अगर मैं इस क्वांटिटी Q1 के ऊपर ऑपरेट कर रहा हूँ, इधर देख लो भाई जरा, अगर मैं इस क्वांटिटी Q1 के ऊपर ऑपरेट कर रहा हूँ तो मैं ओवर एलोकेशन कर रहा हूँ ना भाई, ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा बना रहा हूँ, ये आपका ऑप्टिमम लेवल है, इससे मैं ज्यादा बना रहा हूँ तो मैं ओवर एलोकेशन कर रहा हूँ। तो अब आप देखो इस क्वांटिटी Q1 के ऊपर कॉस्ट की लाइन ऊपर है, देखो मैंने मार्क कर दिया पॉइंट है, कॉस्ट की लाइन ऊपर है, नीचे देखो ये पॉइंट बी हो गया, ये बेनिफिट की लाइन हो गई। सही है, डायग्राम में शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, नो इश्यूज। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। तो आप देखो कॉस्ट की लाइन ऊपर है, बेनिफिट की लाइन नीचे, ऐसा ही है भाई। तो इसका मतलब है कि आप लिख दोगे एक्सप्लेनेशन के अंदर कि इस क्वांटिटी Q1 के ऊपर एमएससी इज ग्रेटर देन एमएसबी। ठीक है, क्योंकि ये जो ए से लेके बी के दरमियान डिफरेंस है, ये है आपका एक्सटर्नल कॉस्ट। ये क्या है आपका एक्सटर्नल कॉस्ट है। कैसे, जरा किसी बच्चे को फॉर्मूला याद है? ये लो इधर फॉर्मूला याद दिला रहा हूँ। सोशल कॉस्ट का फॉर्मूला होता था प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, ये एएस में सीखते थे। A2 में मैंने बोल दिया था हर चीज को मार्जिनल कर दो, तो ये हो गया एमएससी इज इक्वल टू एमपीसी प्लस ईसी। तो अब बताओ जरा मुझे, अगर मैं मार्जिनल सोशल कॉस्ट के अंदर से मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट निकाल दूं तो क्या बच जाएगा? एक्सटर्नल कॉस्ट। तो तभी तो मैंने लिखा है कि ये जो ए और बी का डिफरेंस है ये एक्सटर्नल कॉस्ट है। ओके, गेट इट? अच्छा, अब मुझे ये मैं ट्राइंगल शेड कर रहा हूँ आपके सामने, ये जो ट्राइंगल मैं आपके सामने शेड कर रहा हूँ ना, ये ट्राइंगल आपका वेलफेयर लॉस है या डेड वेट लॉस है? इस ट्राइंगल को हम लोग क्या कहते हैं? दिस ट्राइंगल इज योर डेड वेट लॉस और वेलफेयर लॉस। ये ले, ये जो ए बी और ई ये ट्राइंगल है, इसको कहते हैं वेलफेयर लॉस या फिर इसको कहते हैं डेड वेट लॉस। सर ये वेलफेयर लॉस क्यों है? क्योंकि इस क्वांटिटी Q1 के ऊपर एक्सटर्नल कॉस्ट मैक्सिमाइज हो रही है, मतलब लोगों को और नुकसान मिल रहा है। तो अगर हम अब जैसे गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी और पॉलिसी लगा के इसकी अंडर एलोकेशन करेगी, तो ये वापसी ओवर एलोकेशन से ऑप्टिमम एलोकेशन पे आ जाएगा ना, तो एक्सटर्नल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी, तभी इसको ऑप्टिमम लेवल कहते हैं। सही है, तभी इस पॉइंट पे एफिशिएंट एलोकेशन हो रही है, इस क्वांटिटी क्यू पे और Q1 पे ओवर एलोकेशन हो रही है। इसका मतलब ये सारा वो नुकसान है जो नहीं मिलना चाहिए, जो मिल रहा है लेकिन नहीं मिलना चाहिए, तभी गवर्नमेंट फिर इंटरवीन करके पॉलिसी मारेगी। ठीक है भाई, इसलिए ये ट्राइंगल आपका वेलफेयर लॉस है, जिसको मिनिमाइज करने के लिए आपको पॉलिसी लगानी है ताकि आप वापसी ऑप्टिमम लेवल तक आ सको। ठीक है भाई, यहाँ तक अगर सब साथ है तो मुझे बताएं, फिर हम आगे चलते हैं फर्दर, आगे की तरफ चलते हैं। जरा सब 23 पार्टिसिपेंट्स रिप्लाई कर दें, और प्लीज ये जो बच्चा लेट आ रहा है बाद में इसको कुछ नया ना समझ आए तो मुझे मत बोलना, क्योंकि वैसे ही 15 मिनट में लेट शुरू करता हूँ, मेरी दूसरी क्लास 9 बजे खत्म होती है। चले आगे, चलो भाई। देखो भाई यहाँ तक है ना, यहाँ तक सारे के सारे नॉलेज के मार्क ले लिए। जैसे मैं अगर आपको बताऊं ऊपर ले जाके थोड़ा सा 2 मिनट, तो यार एग्जामिनर ने आपके क्या बोला है? एग्जामिनर ने आपके बोला है कि भाई नॉलेज और एनालिसिस के 14 मार्क्स है। इसने ये नहीं बोला किसके कितने हैं। हम अजम्पशन ले रहे हैं कि नॉलेज के होने चाहिए 7 मार्क, एनालिसिस के होने चाहिए 7 मार्क। इसने नहीं बोला, ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ भाई, पहले बता दो, इसने तो कंबाइन बोला है। आपको भी मार्किंग स्कीम भी दिखाऊंगा, तभी मैं एक ही सवाल करा रहा हूँ क्योंकि मैं एमएसबी पूरी पढ़ा दूंगा।
नॉलेज के साथ है, एनालिसिस के साथ है, ये मैं कह रहा हूँ, वो कंबाइन कह रहा है 14 मार्क के AO1 AO2 के नॉलेज एनालिसिस के और 6 मार्क कंक्लूजन के। तो मेरे हिसाब से अभी जो है ना वो हमने पूरे के पूरे नॉलेज के नंबर उठा लिए, हमने इसको सारी डेफिनेशन जितनी इस सवाल के अंदर बनती है ना सारी की सारी दे दी। एक डेफिनेशन और दे देंगे इनडायरेक्ट टैक्स की, वो जब पॉलिसी लिख रहे होंगे तब बता देंगे 2 लाइन के वो। ये तो है ना हमने बता दिया। अब आप इसको बताओगे कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन क्या होगी, मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, अब अपनी पॉलिसी लगाएगी, इनडायरेक्ट टैक्स लगा दे और एडवर्टीजमेंट कर देना, दो दो यूज कर सकता है। तो आ जाओ ये 2 पॉलिसीज के ऊपर चलते हैं, आ जाओ भाई जरा। चलो अब पॉलिसीज पॉलिसीज टू डील विद इशू ऑफ एयर ट्रैवल। ठीक है, तो भाई 2 पॉलिसी लगा सकते हैं लोग, एक लगा सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और दूसरी पॉलिसी जो ये लगा सकते हैं ये कर सकती है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से भी पूछ लूँ, थोड़ा सा एएस को साथ साथ लेते हुए चलूँ, तो यार इनडायरेक्ट टैक्स से सप्लाई बढ़ेगी कम होगी? इनडायरेक्ट टैक्स से सप्लाई कम होगी और एडवर्टीजमेंट से डिमांड कम होगी। ठीक है भाई, सही है। तो 2 डायग्राम बनेगी, एक सप्लाई के कम होने की, एक डिमांड के कम होने की, लेकिन रिमेंबर यू आर इन A2 नॉट AS, सारी डायग्राम नहीं बनाते ना। तो जरा पहली पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। तो भाई अगर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है तो सबसे पहले तो ये बता दो मुझे इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स बेटा वो टैक्स होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। अपने मुल्क में लगता है GST की फॉर्म में, जनरल सेल्स टैक्स, और बाहर लगता है VAT वैल्यू एडेड टैक्स की फॉर्म में। अच्छा, लेकिन एक मसला है बेटा, ये खाने के बिल पे GST है, ये एयर ट्रैवल की बात कर रहा है ना, तो फ्लाइट के ऊपर एयर फ्रेट चार्जेस, और पता नहीं कुछ और भी लगता होगा, मुझे याद नहीं है, टिकट के अंदर लिखा हुआ होगा, तो टिकट से देख के बता देते हैं आप लोगों को। एक सेकंड रुको, तो हमें एक अंदाजा भी तो हो जाए ना यार, जनरल नॉलेज इंक्रीज होती है, कहीं बैठोगे बात करोगे तो कोई बोलेगा हाँ यार कोई पढ़ा लिखा बंदा है, हमने जाहिल नहीं बोल दे। ये भी तो एक मसला है ना, देखो मेरे को भी नहीं आ रहा, मुझे भी इतना याद है एयर फ्रेट चार्जेस एक MCQ में भी आया हुआ था। हाँ, देखो भाई, एयर फ्रेट चार्जेस कटते हैं, ट्रैवलिंग कॉस्ट कटती है, पॉल्यूशन कॉस्ट कटती है, ये सारी इनडायरेक्ट टैक्स हैं। ठीक है, वेट चार्जेस होते हैं, VAT चार्जेस होते हैं, कस्टम ड्यूटी होती है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब बता दो जरा, इनडायरेक्ट टैक्स से प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर का बर्डन बढ़ता है, और जब प्रोड्यूसर का बर्डन बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर डीमोटिवेट होगा, और डीमोटिवेट होकर सप्लाई कम कर देगा, जब सप्लाई कम होगी तो उसकी वजह से शॉर्टेज होगी, और जब शॉर्टेज होगी तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और कहानी शुरू करी है प्रोड्यूसर ने इनडायरेक्ट टैक्स लगा के, तो कहानी खत्म करेगा कंज्यूमर। तो जब प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर क्वांटिटी डिमांड को कम कर देगा, लॉ ऑफ डिमांड याद है, AS में सिखाया था। लेकिन ये क्वांटिटी कितने से कम होगी ये मुझे कौन बताएगा, ये मुझे PED बताएगा। तो भाई अगर तो सिगरेट होती ना तो मैं डायरेक्ट इनेलास्टिक पे चले जाता। ये तो डिपेंड करता है ना भाई, किसी के लिए डिमांड क्या है, किसी के लिए डिमांड क्या है, क्योंकि एयर ट्रेवल की बात करिए हाँ, लेकिन अगर डीमेरिट गुड की बात कर रहा होता, सिगरेट की प्योर डीमेरिट गुड होता, सिगरेट वो सिगरेट हो गया, शराब हो गई, ये सब चीजें हो गई, तो इनइलास्टिक ही थी, कंफर्म बात है। लेकिन एयर ट्रेवल डिपेंड करता है PED के ऊपर। जैसे भाई अगर मुझसे पूछो ना, मैं ख्वारी वाला बंदा नहीं हूँ, तो मुझे गाड़ी बोल दो, आप मुझे रेलवे बोल दो, आप मुझे मेट्रो बोल दो, आप मुझे कुछ भी बोल दो, मैं फिर भी फ्लाइट ही लूंगा, मुझे ख्वारी नहीं पसंद। बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान टूर पे जाते हैं, वो कहते हैं यार ट्रेन में जाएंगे, जैसे मेरी अम्मी कहती है भाई ट्रेन में जाना है, रास्ते में पहाड़ वहाड़ ग्रीनी व्रीनी देखेंगे, मैं बोलता हूँ अम्मी ये सब क्या ख्वारी है भाई, आप डायरेक्ट जो है ना वो फ्लाइट लो, सुकून से जाओ। ख्वारी है भाई, पाकिस्तान की एयरलाइन का क्या है, पटरी से उतर गई ना बेटा साथ, फिर तू कबर के अंदर फ्लेक्सिंग ही करता रहिए। ठीक है, अच्छा, तो क्वांटिटी डिमांड कितने से कम होगी ये PED बता देगा, आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन डायग्राम नॉर्मल सप्लाई करके शिफ्ट होने वाली बनेगी। तो मैं जरा पहले इनडायरेक्ट टैक्स की डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप जरा देखो इधर, सबसे पहले 2 एक्सिस। ठीक है भाई, बड़ी डायग्राम बना रहा हूँ ताकि समझ आए सुकून से। ऊपर लिखेंगे प्राइस, नीचे लिखेंगे क्वांटिटी ट्रेडेड। ऊपर लिखेंगे प्राइस, नीचे लिखेंगे क्वांटिटी ट्रेडेड, या खाली क्वांटिटी लिख दो, कोई मसला नहीं है। अभी आपको बताया कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड है, लेकिन इसको हम लोग MSB बोलेंगे, सप्लाई कर्व अपवर्ड है, इसको MSC बोलेंगे। तो जरा इधर देखें, ये हो गया MSB,
और ये हो गया MSC। जहाँ पे दोनों इक्वल है वो है आपका इक्विलिब्रियम, जहाँ पे दोनों इक्वल है वो हो गया आपका इक्विलिब्रियम। और क्या कहते हैं, जस्ट अ सेकेंड, जहाँ पे दोनों इक्वल हो गया वो हो गया आपका इक्विलिब्रियम। और वहां से आ गई प्राइस, और ये नीचे आ गई क्वांटिटी। तो यार जरा कोई बच्चा जरा चैट बॉक्स पे जल्दी से बताएगा, अभी बताया था आपको बेटा ये इक्विलिब्रियम पे क्या है, इसको क्या कहते हैं, कौन सा लेवल कहते हैं इसको? SOL, गुड गुड गुड, सोशली ऑप्टिमम लेवल, बिकॉज MSC इज इक्वल टू MSB। इस पॉइंट पे कोई वेलफेयर लॉस नहीं, कोई नुकसान नहीं है सोसाइटी को, राइट। अब मसला ये है कि ओवर एलोकेशन चल रही है। मसला ये है कि ओवर एलोकेशन चल रही है, मतलब MSC ज्यादा और MSB कम है। पहले मैं आपको डिटेल में पूरी कहानी याद दिला देता हूँ। देखो भाई, MSC MSC की इक्वेशन क्या है, मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक है। MSB की इक्वेशन क्या है, MSB की इक्वेशन है, देखो भाई बहुत डिटेल वाली बात करने जा रहा हूँ, तो देखना जरा पूरी चीज रिवाइज हो जाएगी। जरा मुझे एक बात बता दो, अज्यूम करें कि डीमेरिट गुड है, तो प्राइवेट कॉस्ट है, हाँ है। फेयर, जो फेयर है हमारी टिकट के चार्जेस है वो, और उसको प्लेन चलाने की कॉस्ट है प्रोड्यूसर को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक्सटर्नल कॉस्ट है, हाँ भाई आप देख लो सवाल कह रहा है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो रही है एयर ट्रेवल की वजह से, एयर पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। सर बेनिफिट है, हाँ वो फ्लाइट में बैठ के उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है और एयरलाइन को कमाई मिल रही है। एक्सटर्नल बेनिफिट है, हाँ जॉब्स भी क्रिएट हो रही है, लेकिन ये एक ऐसा डीमेरिट गुड है जो यूं समझो आधा डीमेरिट है और आधा प्राइवेट गुड है। तो इसमें एक्सटर्नल बेनिफिट नहीं है, आप यूं समझो नॉर्मल डीमेरिट गुड में नहीं होता, इसमें है। सिगरेट का कोई फायदा नहीं होता। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि जो MSB है ना वही MPB है, क्योंकि एक्सटर्नल बेनिफिट तो जीरो है। सही लिखा है भाई मैंने ये, ठीक हो गया। और अगर मैं MSC में से MPC निकाल देता हूं तो मेरे पास क्या बचती है, एक्सटर्नल कॉस्ट बचती है। सही लिखा है भाई, यहाँ तक भी इतनी बात मानते हो सब? इसका मतलब है ये MSB और MPB इक्वल है, क्योंकि एक्सटर्नल बेनिफिट जीरो है। सही लिखा है मैंने भाई। और ये जो MSC था ना इसको आप MPC कर दो। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? पीछे वाले ग्राफ पे आ रहा हूँ, पीछे वाले ग्राफ पे आ रहा हूँ, गौर करना। मैं नॉर्मल डीमेरिट गुड का ग्राफ बना के फिर आपको पॉलिसी वाला बना देता हूँ, ये लो आपको ताकि आसानी है। मैं दो ग्राफ कंपैरिजन में बना देता हूँ, ये लो भाई। ये हो गया MSC और MPC इक्वल है, इस पॉइंट पे कोई वेलफेयर लॉस नहीं है, यहाँ पे ऑप्टिमम एलोकेशन है, ये बात सब मानते हो। डीमेरिट गुड में ओवर एलोकेशन होती है, सप्लाई ज्यादा होती है, तो ये सप्लाई ज्यादा है तो मैंने राइट वर्ड शिफ्ट मार दिया और इसको मैंने लिख दिया MPC। इसको मैंने क्या लिख दिया भाई, इसको मैंने लिख दिया MPC। अब जरा मुझे एक बात बता दो, जो MSB है वही MPB है, ये बात मानते हो? तो अगर मैं इस इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इस इक्विलिब्रियम पे MSC और MSB इक्वल, सही। अगर मैं इस इक्विलिब्रियम की बात करूं तो एट दिस इक्विलिब्रियम MPC और MPB इक्वल है, ऐसा ही है भाई। तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम है ये है सोशली ऑप्टिमम लेवल, ये सोसाइटी के मुताबिक है, इधर कोई वेलफेयर लॉस नहीं है। ये वाला जो इक्विलिब्रियम है ये इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल है, इधर वेलफेयर लॉस है क्योंकि ओवर एलोकेशन हो रही है। ठीक है, बेहतरीन। ये पहली डायग्राम हो गई आपकी, सही है भाई। देखो भाई, इधर आ जाओ जरा, ये प्राइस कम हो गई और ये क्वांटिटी बढ़ गई, सही है। एयर ट्रैवल की डिमांड तभी ज्यादा है क्योंकि वो सस्ता है, उसकी सप्लाई ज्यादा है ना, ज्यादा फ्लाइटें हो रही हैं। अच्छा, ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया। अब मुझे जरा बताओ, जो MSC और MPC के दरमियान डिफरेंस है वो क्या है, जरा इधर गौर करो। जो MSC और MPC के दरमियान डिफरेंस है वो क्या है, वो है आपका एक्सटर्नल कॉस्ट, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है इस क्वांटिटी Q1 से डिस्टेंस निकलेगा। तो सर रीजन क्या है कि इस क्वांटिटी Q1 से आपने क्यों ये डिस्टेंस निकाला, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि क्वांटिटी Q पे तो ऑप्टिमम एलोकेशन हो रही है, क्वांटिटी Q1 पे ओवर एलोकेशन हो रही है, तो इसका मतलब है इस क्वांटिटी Q1 के ऊपर एक्सटर्नल कॉस्ट की एग्जिस्टेंस प्रूव हो रही है। उस क्वांटिटी Q पे तो एक्सटर्नल कॉस्ट थी नहीं, नो वेलफेयर लॉस था। इस क्वांटिटी Q1 के ऊपर इसकी एग्जिस्टेंस प्रूव हो रही है। तो MSC और MPC के दरमियान जो मैंने डिस्टेंस निकाला जो कि है E1 से लेके A तक, वो है आपका एक्सटर्नल कॉस्ट, राइट, सही करा मैंने। और ये जो ट्राइंगल है EA और E1, ये है आपका डेड वेट लॉस, जो मैंने आपको आप सामने शेड कर दिया ट्राइंगल। ठीक है भाई, ये आपकी पहली डायग्राम है। अब जरा गौर से सुनना, जो अब मैं बात बोल रहा हूँ 2 बार रिपीट करूंगा, जरा प्लीज गौर से सुनना।
होना चाहिए था क्वांटिटी क्यू के ऊपर, है क्वांटिटी Q1 के ऊपर, और हमें इस Q1 से वापसी Q पे जाना है। तो इसका मतलब है अगली जो डायग्राम बनेगी उसकी स्टार्टिंग वाली जो बेस होगी वो ये Q, ये वाली जो इधर की क्वांटिटी Q1 है वो नेक्स्ट डायग्राम की क्वांटिटी Q होगी, और जो इधर की Q है वो नेक्स्ट डायग्राम की क्वांटिटी Q1 होगी। बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ, सही है भाई। तो अब अगली डायग्राम में हम इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे तो पीछे आएंगे, रिवर्स आएंगे, सही है। अब आप इधर देखें, अब आपके सामने इनडायरेक्ट टैक्स की डायग्राम बना रहा हूँ, दोनों डायग्राम बनानी है। पहले मैंने सोचा मैं डायरेक्ट बता दूं, लेकिन फिर मुझे अंदाजा हुआ कि आप लोग बिल्कुल ये छुट्टियों के बाद है ना ब्लैंक हो गए होंगे, तो मैंने सोचा कि एक बार वापस बता दूं। ये इक्वेशन लिखनी नहीं है जानू, ये समझाने के लिए करवा, ठीक है। नीचे लिख दिया प्राइस, ऊपर लिख दिया प्राइस, नीचे लिख दिया क्वांटिटी ट्रेडेड, ठीक है। दिस इज योर एमएसपी, दिस इज योर एमएससी, एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम, दिस इज योर प्राइस एंड क्वांटिटी। आप गौर से लेबलिंग देखना, 2 मिनट सब जो जो लिख रहा है लिखना छोड़ के इधर देख लो। आप लिखते रहो, आपका मसला नहीं, आप बराबर में बैठे हो। अच्छा देखो भाई, ये एमएसबी है और ये एमपीसी है और ये एमपीबी है, क्योंकि एक्सटर्नल बेनिफिट 0 है। हम इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, इस लेवल के ऊपर सोसाइटी को वेलफेयर लॉस हो रहा है। यहां तक सब साथ हो तो पहले एक थम्स अप भेज दो फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। यस ओके, ये लो भाई। अब टैक्स लगेगा तो सप्लाई पीछे जाएगी ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये हो जाएगा एमपीसी प्लस टैक्स, तो ये हो जाएगा एमएससी। सर ये क्यों करा? अब इधर सुनो इसकी जरा लॉजिक। भाईजान, जितने की एक्सटर्नल कॉस्ट थी ना उतने का ही पर यूनिट टैक्स लगा दिया। मतलब समझ लो अगर 10 रुपए का एक्सटर्नल कॉस्ट है तो 10 रुपए का टैक्स लगाया। तो ये आपका इक्विलिब्रियम चेंज हो गया, एमएससी बन जाएगा भाई, बन जाएगा भाई। जितने की एक्सटर्नल कॉस्ट है उतने का टैक्स मार दिया। तो इसका मतलब है ये जो तुम्हारा ट्राइंगल है, ये इतनी की एक्सटर्नल कॉस्ट है, इतने का ही टैक्स लगाएंगे। तो इधर देखो जरा, अब ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम होगा, ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम होगा। इवन सही लिखा है मैंने? तो देखो यहाँ से न्यू प्राइस आ गई और नीचे आ गई न्यू क्वांटिटी, देखते रहो भाई देखते रहो। यहाँ से आ गई न्यू प्राइस और नीचे आ गई दोस्त न्यू क्वांटिटी। अब जरा मुझे एक बात बता दो, पर यूनिट टैक्स, पर यूनिट टैक्स का एरिया कहाँ से निकालूं, क्वांटिटी क्यू से या Q1 से, ये सवाल है मेरा। 2 मिनट लो सोच लो, फिर जवाब दे देना, भले कोई मसला नहीं है। सोच लो सोच लो, सब सोच लो। अच्छा चलो मैं अब जवाब देखता हूँ क्या है। डिस्टेंस बिटवीन एमपीसी प्लस टैक्स एंड एमपीसी इज पर यूनिट टैक्स, ठीक है। अच्छा अब इधर आओ जरा, अब मैं तुम लोग को बता देता हूँ। तुम लोग सबने Q1 बोला लेकिन Q1 गलत है, उसकी लॉजिक दे रहा हूँ, सुनना सुन। टैक्स जब लगा तो ये हो गया है एमएससी, ये ऑलरेडी एमपीसी था, ग्रीन वाला एमपीसी है। टैक्स लगने के बाद वो हो गया एमएससी। तो जरा इक्वेशन अगर याद करें तो ये एमएससी है और ये एमपीसी प्लस टैक्स है। तो अगर टैक्स का एरिया निकालना है तो क्या करूँगा, एमएससी में से एमपीसी माइनस करूंगा तो टैक्स आ जाएगा, जैसे एक्सटर्नल कॉस्ट आती थी। तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो होगा आपका एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक है। वो होगा आपका पर यूनिट टैक्स। समझ आ गया भाई? समझ आ गया? बोलो 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 बोलो, जल्दी जल्दी जरा जवाब दो चैट बॉक्स पे। समझ आ गया? बस याद रखना भाई, ये ई से लेके ए तक क्या है, ये ई से लेके ये एमपीसी है अहमद, और ये एमएससी है। ऐसा ही है, इस एमएससी के अंदर टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड हुआ हुआ है। तो ये इक्वेशन है भाई, एमएससी इज इक्वल टू एमपीसी प्लस ईसी। ये ईसी की जगह तो टैक्स लगाए ना, तो ये हो गया एमपीसी प्लस टैक्स इज इक्वल टू एमएससी। ऐसा ही हुआ है। तो अगर मुझे टैक्स निकालना है तो ये एमएससी में से एमपीसी को उड़ा दूंगा तो टैक्स आ जाएगा।
तो इसका मतलब है इतने का टैक्स लग गया है। सेट है, ओके है, ठीक है। तो आपने बोला सर इतने का टैक्स लगा है, सही है। और टैक्स लगने के बाद अब आप देखो, मैं आपको और डिटेल में ले जा रहा हूँ। इस ई वाले पॉइंट पे ये इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल है, इधर वेलफेयर लॉस हो रहा है, सही है भाई। और इस E1 वाले पॉइंट के ऊपर आप देखो MSC और MSB इक्वल हो रहा है, देयर इज नो वेलफेयर लॉस। ओके, कैसे? आप ये सुनो, देखो भाई, अगर मैं इस इक्विलिब्रियम ई की बात करूँ तो MPC और MPB इक्वल है। इधर देखो जरा, इस ई वाले इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो MPC और MPB इक्वल है। और अगर इस E1 वाले इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो यहाँ पर MSC और MSB इक्वल हो रहा है, सही। ये क्लियर है भाई, ये पहली पॉलिसी हो गई और ये डायग्राम बनेगी, क्लियर है। आंसर आपके पास पूरा लिखा हुआ है, सिर्फ आपको स्किम करना है आंसर। बोलो भाई ये क्लियर है? एडवर्टीजमेंट पे जाओ, क्वेश्चन में दोनों बना देना, ज्यादा अच्छा है। दोनों बनेगी भाई, एक नहीं बनेगी, ठीक है। सेकेंड पॉलिसी की तरफ जा रहा हूँ। सेकेंड पॉलिसी बहुत इजी है, उसकी डायग्राम मैं नहीं बना रहा, आप लोग सबको आती है, बहुत इजी डायग्राम है। डिमांड कर्व के इनवर्ट शिफ्ट की बनेगी भाई। एडवर्टीजमेंट दो तरीके की होती है, एक होती है इंफॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट और दूसरी होती है परसुएसिव एडवर्टीजमेंट। तो इन्फॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन बताओगे, लेकिन सिंस ये डीमेरिट गुड है तो आप बताओगे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। आप ये बताओगे कि एयर पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। परिंदे उड़ रहे होते हैं, वो मर जाते हैं, ये बता सकते हो, ठीक है। मुझे नहीं याद है इसको कौन से क्या कहते हैं इसको। और परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट के थ्रू तुम लोग परसुएट करोगे, अट्रैक्ट करोगे भाई, सेलिब्रिटी आके इसकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज के बारे में बता दे, तो हमारा मकसद होगा डिमांड को कम करना। तो एक और डायग्राम बन सकती है आपकी, किस चीज़ की बन सकती है? डिमांड कर्व के लेफ्टवर्ड शिफ्ट वाली, ठीक है। अच्छा याद रखना, जब आप डायग्राम बना रहे होगे ना तो आप लेबलिंग AS वाली नहीं कर देना, A2 वाली करना, MSB MSC ये वाली करना, ठीक है। आपके पास मार्केट फेलियर का पूरा आंसर आप इससे पहले कर भी चुके थे, आपका लिखा हुआ है। यहाँ तक 14 मार्क कवर हो गए। अब कंक्लूजन पे जरा आ जाए। बेटा कंक्लूजन में बोला भी है सिर्फ बुराई करनी होती है, कंक्लूजन में सिर्फ बुराई करनी होती है, 6 मार्क सिर्फ बुराई की करने हैं आपको, ठीक है। कंक्लूजन में सिर्फ बुराई करनी होती है आपको। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कंक्लूजन में आपको बुराई करनी है, किसकी बुराई करनी है भाई? पॉलिसीज की बुराई करनी है। तो आप बताओगे डिसएडवांटेजेस। तो भाई जरा पहले इनडायरेक्ट टैक्स के डिसएडवांटेज बता दो। अच्छा एयर ट्रैवल नहीं लिखोगे तो लिंक नहीं होगा सवाल से। इनडायरेक्ट टैक्स के डिसएडवांटेज क्या है? अगर टैक्स बहुत ज़्यादा हाई होगा, अगर टैक्स बहुत ज़्यादा हाई होगा तो टैक्स एवेजन हो जाएगी, सही है, ठीक है। अच्छा टैक्स बहुत ज़्यादा कम होगा तो मुल्क में महंगाई आ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा, सही है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट हो जाएगा मुल्क में। बेहतरीन बेहतरीन, सही है। और क्या बताओगे आप? और बताओगे आप क्या कहते हैं, और आप क्या बता सकते हो उसके? आप बता सकते हो कि पर यूनिट एक्सटर्नल कॉस्ट पर यूनिट टैक्स के इक्वल होनी चाहिए, तभी ये कामयाब होगी ना पॉलिसी के। जितने की एक्सटर्नल कॉस्ट है, एयर पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन है, उतने का टैक्स लगना चाहिए। और ये डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट है, इसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च जो है ना वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, कॉस्टली होती है, इनएक्यूरेट होती है, ठीक है। पता ही नहीं चल, कभी भी पता नहीं चल सकता एक जहाज कितना धुआं छोड़ रहा है, कैसे पता करो, सही है। टैक्स ज्यादा होने से इन्फ्लेशन नहीं आएगी, नहीं। टैक्स अगर ज्यादा होगा तो लोग टैक्स की चोरी करते हैं ना। टैक्स कम होगा तो एयर ट्रैवल और सस्ता होगा, लोग डिमांड बढ़ाएंगे तो डिमांड पर इन्फ्लेशन आ जाएगी। टैक्स बढ़ेगा अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो यू कैन से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ सकती है, गुड पॉइंट। लेकिन वो डिपेंड करता है अगेन पीईडी के ऊपर, ठीक है। अच्छा एडवर्टीजमेंट का क्या नुकसान है? कि भाई एडवर्टीजमेंट का नुकसान है कि कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, इट मीन्स के लॉन्ग टर्म में इफेक्ट है। फॉरेन से कोई भी प्लेन में घूमना नहीं छोड़ेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म में इफेक्ट होगा इसका। और एक्सपेंसिव होगी, बस हो गया, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी कि भाई यही पैसा पब्लिक गुड्स के ऊपर, स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर, यहाँ वहाँ खर्च हो सकता है। फिर आप एक टैग लाइन दे दोगे, मेरी टैग लाइन ओ लेवल से तुम लोग सबको याद करा रहा हूँ। मार्केट फेलियर इज एन इशू विच कैन नॉट बी एराडिकेटेड और रिमूव, खत्म नहीं करा जा सकता, रिमूव करा जा, रिड्यूस करा जा सकता है, जिसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है। एक बार इंग्लिश में बता रहा हूँ। मार्केट फेलियर इज एन इशू विच कैन नॉट बी एराडिकेटेड और रिमूव, बट इट कुड बी reduced to some extent for which government will implement its policies, ठीक है। अब मैं आपको मार्किंग स्कीम दिखा रहा हूँ, जरा गौर करना प्लीज। वी आर शॉर्ट ऑफ, देख लेना भाई। सबसे पहले आ जाओ इसके ऊपर, तो इधर पढ़ लो जरा, काम की चीज बता रहा हूँ डायरेक्ट। AO1 नॉलेज अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं,
और एनालिसिस को कहते हैं, हमें पता है, ये हमें सिखा रहा है, ठीक है भाई। AO3 इवैल्यूएशन को कहते हैं। तो ये कह रहा है AO1 AO2 नॉलेज एनालिसिस के 14 मार्क्स और 6 मार्क्स जो है वो कंक्लूजन के ऑलरेडी बता चुका। नॉलेज एनालिसिस में क्या क्या आएगा, मार्केट फेलियर समझाओ, इसको बताओ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है, स्पिल ओवर इफेक्ट कहते हैं इसको, अभी बताया कि क्या कहते हैं, कॉस्ट टू सोसाइटी ज़्यादा होगी इंडिविजुअल के मुताबिक, ठीक है। फिर आपको बताया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इनडायरेक्ट टैक्स बता दिया, एडवर्टीजमेंट बता दिया, या रेगुलेशन कर दो कि भाई इतना नुकसान से ज़्यादा नहीं होगा। A clearly labeled accurate diagram can be used to show the impact of negative externality on the level of output and welfare loss will be identified। हमने दिखा दिया क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट है, प्राइस के ऊपर, और वेलफेयर लॉस क्या है। डायग्राम शोज इक्विलिब्रियम आउटपुट, जो पहली वाली डायग्राम है वो सोशली ऑप्टिमम लेवल है, ये इक्विलिब्रियम वाली डायग्राम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की एग्जिस्टेंस